नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रेरणा समूह का आभारी हूँ जिन्होंने एक इतने महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मुझे लगता है कि ये पहली बार ही मैं शेयर कर रहा हूँ और ये में हम लोग अपने अनुभव से ही कोई चीज़ शेयर करते हैं। जो भी जितना भी समय ये में हमने बिताया है, जो भी हमने पढ़ा है, समझा है, तो मैं क्या समझा हूँ या मैंने क्या महसूस किया है, यही शेयर करने का ये प्रोग्राम है। तो वही मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले मैंने भी इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी पुस्तकें, किताबी ज्ञान इकट्ठा किया था और मुझे भी लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन जब सही मायने में मेरा इन सब चीज़ों से पाला पड़ा, तब समझ में आया कि जो मैं सोच रहा था वो सारी किताबी ज्ञान था और जो वास्तविकता से पूरी तरीके से अलग है। लेकिन इतना एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि भौतिकता में और स्पिरिचुअलिटी में इतना ही फ़र्क है मेरे हिसाब से कि भौतिक चीज़ों को आप छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती है वो हम छू नहीं सकते, वो हमें दिखती नहीं है, उनको सिर्फ हमको महसूस करना पड़ता है। ये एक बेसिक डिफरेंस जो है मैंने भौतिकता में और स्पिरिचुअलिटी में समझा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत ही बुरी हालत में मैं आया था, यानी बोल सकता था कि गॉन किस थी। 35-40 किलो का वज़न, शादी नहीं हुई थी, कर्जे में था, काम धंधा पूरा खराब, सोशल बॉयकॉट यानी अकेला गिर गया था और हाथ पाँव टेढ़े हो जाना, चक्कर आके गिरना, ये आखिरी की परिस्थितियाँ थी। तो साफ साफ दिख रहा था कि भाई दारू बंद नहीं होंगी तो मरना बिल्कुल तय है, बिल्कुल था ही। और मैंने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिशें करनी थी शराब बंद करने की, वो सारी चीज़ें मैं कर चुका था। अपना मेरा विल पावर क्या लगाया, डॉक्टरों का क्या सहयोग लिया, सब कुछ करके देख लिया था। ऐसा नहीं था कि जो मेरी हालत शराब ने की थी तो मुझे लगता नहीं था कि भाई दारू बंद हो जाए। बिल्कुल मुझे दिल से लगता था कि ये दारू मेरी बंद होनी चाहिए, मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए। मेरे जो बराबरी के दोस्त थे वो पढ़ लिख के अच्छे अच्छे जगह सेट हो गए थे, शादियाँ हो गई थी, बच्चों के हो गए थे, मुझे ताने भी मिलते थे। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी शराब से दूर हो जाऊं और एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, और इसलिए मैंने वो सारी कोशिशें की, लेकिन मैं बिल्कुल असफल रहा। एक व्यसन मुक्ति केंद्र में मैं खुद ही 2 दोस्तों के साथ में भर्ती होने चले गया था, लेकिन शायद मेरे नसीब में वो चीज़ लिखी नहीं थी, पैसे ही नहीं थे भर्ती होने के लिए भी। तो ऐसे में ही जब दोस्तों मुझे लग रहा था कि अब कोई इलाज है नहीं, दारू पी पी के मरना है, अचानक से ये मैसेज दोबारा एक अल्कोहलिक दोस्त के माध्यम से मेरे पास में आया। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि ए में आने के हो सकता है कुछ महीने, कुछ साल के बाद में याद आया कि ये इस जगह मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ। मेरे एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे एक ही मीटिंग में ले गया था। मेरे जो दोस्त थे वो मुझे बहुत चाहते थे, मेरी बड़ी केयर करते थे, वो हमेशा समझाते थे दारू से मुझे दूर रखने के लिए। और ऐसे ही एक दोस्त ने मुझे प्रगति ग्रुप में मीटिंग में ले गया था। उस वक्त मुझे मालूम ही नहीं था कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, ये शराब बंद करने की जगह है, नहीं मालूम था।
15-20 मिनट बैठाने के बाद में वो जो मेरा दोस्त है वो मुझे मीटिंग के बाहर ले गया और बोले चलो। मैं बोला क्यों, क्या हो गया, बैठते हैं थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं बोले, तुम यहाँ टिकोगे नहीं बोले। ये सब बोले भगवान गॉड प्रभु चल रहा है बोले, और मेरे को मालूम है बोले तुम्हारा टिकना यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं नास्तिक किस्म का इंसान था। एजुकेशन की वजह से बोलो या जिन लोगों के साथ में मेरा रहन सहन था उनकी वजह से बोलो, तो मैं नहीं मानूंगा ऐसा उसे लगा, और मेरा निर्णय मेरे दोस्त ने ले लिया और उसने मुझे वापस ले गया। उसके बाद में मेरा अल्कोहलिज्म और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा मेरे हिस्से में बर्बादियाँ आई। अब ये नहीं बोलूँगा यार उस वक्त रुक जाता था तो अच्छा हो जाता था, क्योंकि यही तो वो चीज़ है जो आज समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी कि मैं ए में कब आऊँगा, कब टिकूँगा, सोबर होऊंगा या नहीं होगा। ये मेरे हाथ में अगर होता तो शायद मैं बहुत पहले ही सोबर हो जाता था। यही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है सबसे बड़ा, कि इस बात का हमको पता चलना कि ये ज़िंदगी मैं नहीं चला रहा, कोई तो है मेरे से पावरफुल ताकत, जिसने 2003 में भी मुझे बताया। 2003 में भी मेरा काम भारी हो रहा था, मुझे टीबी हो गई थी, मैं 11 महीने में बेड पे रहा, हड्डियों का ऐसा ढांचा बन गया था। लेकिन और जो मुझे बाद में बताते थे लोग, यार तेरी क्या हालत हो गई थी बोले, हम देखते थे बोले कि हमको लगता था कि ये जिंदा नहीं रहने वाला है, लेकिन उस वक्त भी मैं बचा। मगर 11 महीने के बाद में फिर दोबारा मेरी ज़िंदगी में शराब आ गई थी। तो एक बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दरवाज़ा दिख गया था, लेकिन मैं भी नहीं जानता था कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। उसके बाद फिर दोबारा जब ये मौका मुझे मिला, मैसेज जब मिला, तो एक ऐसे व्यक्ति की वजह से मिला कि जो अल्कोहलिक था, जो मेरा दोस्त था, हम साथ में ही शराब पीते थे, एक जैसा हमारा शराबीपन था। वो 2 महीने से मुझे दिखा नहीं था। उसका भाई भी ए का मेंबर था, उसने कई बार मुझे मैसेज देने की कोशिश की थी, कई बार झूठ बोल के मैं उसको गाड़ी लेकर दारू के अड्डे पे लेके जाता था, उसको दूर खड़ा करके शराब पी लेता था, और वो चुपचाप बेचारा मुझे बार बार बेवकूफ़ बनता था मेरी वजह से। कहीं तो भी उसको लगा होगा कि चलो ये जो कर रहा है करने दो, एक दिन इसका भी समय आएगा। लेकिन वो जो मेरा दोस्त था, जिसका वो भाई ए का मेंबर था, उसकी बात कभी मुझे समझ में ही नहीं आई। तो मेरा डिनायल बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जब 2 महीने के बाद में वो मेरा दोस्त मेरे सामने में आया, वो मेरे लिए साक्षात एग्जाम्पल था कि शराब से दूर रहा जा सकता है। मेरे दोस्त के भाई का अल्कोहलिज्म मैंने नहीं देखा था, इसलिए उसकी जो बात थी वो मुझे टच ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये जो मेरा दोस्त था, हम साथ में शराब पिया करते थे, वो मेरे लिए उदाहरण था कि यार ये दारू बंद कर सकता है तो ज़रूर मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर भी शुरू में उसको मैंने चकमा दिया कि बोला नहीं अभी तो बंद है, अपनी आखिरी में कुछ दिन बंद हो जाती थी, फिर शुरू हो जाती थी। और दोस्तों, एक दिन मुझे आखिरकार इस मीटिंग में आना ही पड़ा। आज मैं देखता हूँ, अभी अगस्त महीने में देखते देखते 16 साल हो जाएंगे। कैसे 16 साल बीत गए पता भी नहीं चला। अभी भी लग रहा है कि मैं कल परसों ही आया हूँ। उसके पीछे का कारण एक ही है कि निरंतर 16 साल से मैं ए में हूँ, ए से दूर गया ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे आज भी लगता है कि ये कल परसों की ही बात है। तो मैं देखते देखते 16 साल से शराब से दूर हो गया। ताज्जुब होता है आज भी कि मेरे जैसा शराबी जो पूरी मरणासन्न अवस्था में आ गया था, जिंदा नहीं रह सकता था, वो 16 साल से जिंदा है। और बहुत कुछ बदला है इन 16 सालों में। कभी मैंने जो उम्मीदें नहीं की थी, वो सारी चीज़ें मैंने हासिल की है, मुझे मिली है। अच्छी एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जी रहा हूँ मैं। परेशानियाँ भी है, वो तो हर एक की ज़िंदगी में रहती है। उसके बावजूद उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मैं आज खुश रह सकता हूँ, अपने परिवार को भी खुश रख सकता हूँ। तो ये मिरेकल है जो मैं 16 साल पहले उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता था। तो ऐसा क्या हुआ कि
इन 16 सालों में मैंने न जाने अनगिनत लोगों को ए का मैसेज दिया। उसमें मेरे दोस्त भी थे, मेरे पड़ोसी भी थे, मेरे एरिया के भी लोग थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, और ऐसे अनगिनत लोग थे कि जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैसेज आते थे, मैं मैसेज देने जाता था। कई लोग उनमें से हो सकता है 99% लोग आज नहीं है ये में। उनमें से भी कई लोग जिंदा नहीं है, चले गए। मेरे लंगोटिया यार गए, दोस्त गए, रिश्तेदार गए, एरिया के लोग गए, अननोन पर्सन गए, और मैं क्यों जिंदा बचाऊँ? पहली ही मीटिंग से मैंने जो इस प्रोग्राम को पकड़ लिया तो मुझे पीछे पलट कर देखने का मौका ही नहीं मिला। ये एक आध्यात्मिक बदलाव नहीं है तो क्या है? एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ऐसा नहीं था कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गई। प्रॉब्लम तो जैसे के वैसे थे, लेकिन एक ही मीटिंग में आने के बाद में शराब पीने के विचार आने बंद हो गए। वही मैं व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों के लिए दारू का बहाना ढूंढता था, मेरा जो मन है पूरा दारू की तरफ लगा रहता था, एक या ए में आने के बाद में दोस्तों वो जो मन है जो बार बार शराब की तरफ में जाता था, वो वहाँ जाना बंद हो गया। ये भी एक आध्यात्मिक अनुभव है मेरे लिए। तो एक जगह लिखा है कि कई बार नए लोग ये सवाल हमेशा उठाते हैं कि भाई प्रोग्राम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक अनुभवों का प्रोग्राम है, मगर हम तो इतने साल से ए में आ रहे हैं, हमको तो कोई अनुभव ही नहीं आया। तो साफ लिखा है वहाँ पर कि जब हम थोड़ा पीछे पलट के देखते हैं कि जब हम पहले दिन यहाँ आए थे तब कैसे थे, किस हाल में थे, और चाहे आज 4 दिन हुए हो, 1 महीना हुआ हो, 1 साल हुआ हो, हम उसकी तुलना कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमको नज़र में आता है। क्योंकि ये चीज़ देखने की नहीं है, ये चीज़ छूने की नहीं है, ये चीज़ महसूस करने की है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया, भौतिक चीज़ों को छूकर देखा जा सकता है, आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती है, जो आध्यात्मिक चीज़ें होती है, हम उनको छू नहीं सकते, हम किसी को बता भी नहीं सकते कि ये वो चीज़ है। ये तो हमको फील करना पड़ता है। तो कई और बड़े साफ तरीके से लिखा गया है दोस्तों, जो बिग बुक का चैप्टर है देयर इज ए सॉल्यूशन, उस देयर इज ए सॉल्यूशन में ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है शब्द कई बार आया। डॉक्टर कार्ल यूंग ने एक बार बोला है वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, यानी मेरे जैसे जो हार्ड अल्कोहलिक है, मेरे जैसा रॉक बॉटम अल्कोहलिक, उसको शराब से दूर होने के लिए ये वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा वो शराब से दूर हो ही नहीं सकता। और ये जो एक्सपीरियंसेस है ये सबके एक जैसे नहीं हो सकते। होते सभी को है, लेकिन महसूस करने का जो तरीका है, वो जो उसका अलग अलग टाइप है, वो सबकी ज़िंदगी में अलग अलग होने वाला है, सबको अलग अलग तरीके से महसूस होने वाला है। किसी को अचानक हो जाता है, सडन बोलते हैं जिसको। सडन का मतलब जैसे कि बिल की स्टोरी पढ़ते हैं हम, तो बिल डब्ल्यू को अचानक हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती थे, अचानक उन्होंने पूरे तन मन धन से भगवान को पुकारा कि तू है तो दिखा दे अपने आप को, और अचानक उनको फ्लैश लाइट वगैरह जो भी है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से बताया गया कि सभी को ये सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं होने वाले। कुछ लोगों को होते हैं और कुछ लोगों को धीरे धीरे होते हैं, यानी ग्रोविंग होते हैं। एक अच्छा शब्द है उसका, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो 2 कैटेगरी है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वालों की, कि एक तो है जिनको अचानक सडन हो जाता है, और ये इसका सिर्फ ए से ही कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अंधविश्वास तो हमने छोड़ देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एक ए मेंबर के साथ में होती है। ये चीज़ें बाहर के लोगों के साथ में भी हो सकती है, एक ही इस पर कोई बकौती नहीं है।
इसलिए डॉक्टर युंग ने बताया कि सालों कई सदियों से ये चीज़ें होते आई है अल्कोहलिक लोगों के साथ में, कि अचानक उनको वो वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए और वो शराब से दूर हो गए। जब ए स्थापित नहीं हुई थी, ए की स्थापना नहीं हुई थी, तब भी ऐसे लोग थे कि जो अचानक उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया और वो शराब से दूर हो गए। और हम अगर अपने आसपास में देखेंगे तो ऐसे कुछ लोग दिख ही जाते हैं अपने को, अलग अलग कारणों से। कोई बीमार गिर गया, अचानक कोई झटका गिर गया उसको, या और कोई अन्य कारण से अचानक वो शराब से दूर हो गए। वो ए में नहीं आए, उन्होंने ए की मीटिंग नहीं की, लेकिन इतना पक्का है कि कुछ तो चेंज हुआ है अंदर में। जब हमारा अंदर से पूरा आउटलुक चेंज हो जाता है, जो देखने का जो नज़रिया है लोगों की तरफ में, भगवान के बारे में, अपने आप के बारे में, तो ये जो बदलाव है दोस्तों, इसी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कहते हैं, जब हम इसको अनुभव करते हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति की जो बात है, तो 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें 12वें कदम में लिखा गया है व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसकी भी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो व्याख्या दी है कि एक समय ऐसा आता है कि हम ऐसी चीज़ों को फील करना और विश्वास करना शुरू करते हैं कि जो हमारे वश में नहीं थी पहले। जब कदम 1 से लेके 12 कदम तक हम काम करना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों कि एक अलग ही प्रकार का पावर हमारे अंदर में आता है। दूसरी बात कि हमारी जो सोचने समझने का जो तरीका है पुराना, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। और हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे ऐसे व्यवहार हम करने लग जाते हैं कि जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये मैं हूँ जो ये कर रहा हूँ। हर आदमी, जो चाहे वो नया आदमी हो या पुराना हो, उसने अगर प्रोग्राम प्रैक्टिस किया है, अपने जीवन को बहुत बारीकी से वो अगर एनालिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो हर इंसान इन चीज़ों को अनुभव कर सकता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था यार, लेकिन अब कैसा हो रहा है, ये मेरे अंदर में नहीं था, ये पावर, ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो मेरे भी इन 16 सालों में ऐसे अनगिनत अनुभव है दोस्तों, कि जो आज मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे बस की बात नहीं थी, ऐसा रिएक्ट मैं नहीं कर सकता था पहले। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब ये स्पिरिचुअल टूल्स, 12 आध्यात्मिक तत्व मेरे सामने में रखे गए और धीरे धीरे मैं इन पे काम करते गया, तो मैंने देखा कि मैं वो सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे से हो पा रही है। कभी उन चीज़ों को जो बिलीव नहीं करता था, उन चीज़ों को मैं बिलीव कर पा रहा हूँ। मेरा जो एटीट्यूड है मेरे अपने आप के प्रति, मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके प्रति, भगवान के प्रति, कहीं तो भी बदला है, मेरे दृष्टिकोण में चेंज आया है। इसको ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, आध्यात्मिक जागृति, कि हमारी जो पुरानी जो सोच है, हमारा जो पुराना रवैया और तरीका है, उसमें कहीं तो भी बदलाव आना। पहले कदम से ही ये बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब मेरा घमंड टूटता है और मैं विनम्रता के साथ में इस बात को मानने लगता हूँ कि नहीं यार, मैं दारू के मामले में कमज़ोर हूँ, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है तो क्या है? कि मैं जो शराब के मामले में मेरी मानसिकता बनी थी, नहीं अपन तो कभी भी बंद कर देंगे, कभी भी छोड़ देंगे, अपना तो ऐसा नहीं बॉस, अपना तो वैसा नहीं बॉस है, अपनी उतनी बर्बादी नहीं हुई। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इन 12 कदमों के माध्यम से मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक रास्ता दिया है, ये टूल्स दिए। यही वो फ़र्क है कि जो बाहर की दुनिया में जो दारू से दूर हो जाते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वो बयान नहीं कर पाते, वो बता नहीं सकते, वो हो जाते हैं, वो आपको बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक ए का मेंबर इन 12 कदमों पे काम कर रहा है, वो बता भी सकता है
और फील भी कर सकता है। क्योंकि जब हम स्टेप्स पे काम करते हैं तो धीरे धीरे वो बदलाव हमारी ज़िंदगी में हम महसूस करते हैं कि कैसे मेरी मेंटेलिटी बदल गई। पहले शराब के मामले में एक घमंडी इंसान, एक इगोइस्टिक इंसान जो कभी हार नहीं मानने वाला, हार मानना शुरू किया, उसने पीछे हटना शुरू किया। सारी 12 स्टेप्स को ईगो डिप्लेशन की स्टेप्स बोलते हैं, यानी कूट कूट के घमंड भरा है मेरे अंदर, पूरा ईगोइस्टिक नेचर का इंसान हूँ और हर कदम पे मेरे ईगो के तोड़ने का बंदोबस्त किया गया। जैसे जैसे एक एक कदम पे मैं काम करता हूँ मेरे अंदर का ईगो टूटते जाता है, मेरी मेंटेलिटी में, एटीट्यूड में, रवैये में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो पहले कदम में दारू के मामले में टूट गया, दूसरे कदम में अपने आप को भगवान मान रहा था मैं, कहीं तो भी उसमें बदलाव आया। नम्रता के साथ में मैंने कबूल किया कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, कोई तो ताकत है मेरे से पावरफुल ताकत, वो कर रही है। ये हायर पावर की कंसेप्ट भी बहुत दिनों के बाद में मैंने कबूल की। पहले तो सिंपल मैं ए में आ रहा था, ए की मीटिंग कर रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मैं एक एक दिन के आधार पर दारू से दूर होते जा रहा था। तो कुछ दिनों के बाद में जब मैंने पलट कर देखा तो मैंने देखा यार मैं वही इंसान हूँ जो मैं बार बार दारू की तरफ में जाता था। आज मैं इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, 1 साल हो रहा है, शराब पीने के विचार नहीं आए। तो समझ में आया कि मेरे में बदलाव आ रहा है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग हॉल में आने के बाद में दारू पीने के विचार आने बंद हो जाते हैं। रिजल्ट था मेरे पास में और उसकी वजह से मुझे इस पर विश्वास करना पड़ा कि हाँ, हायर पावर है, कहीं और नहीं होगा लेकिन इस मीटिंग में ज़रूर है, जिसकी वजह से ही मैं भी शराब से दूर हूँ और मेरे जैसे बाकी के लोग भी हैं। दारू बंद कर देने से ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर नहीं हुई थी, सारे हाल जैसे के वैसे थे और वो इतने ज़बरदस्त थे कि वो कभी भी दोबारा दारू पिला सकते थे। लेकिन ऐसे समय में ओल्ड टाइमरों ने बताया कि जिस शक्ति को तूने भगवान मान लिया उसके सामने में सरेंडर हो जा, दूसरा तेरे पास में कोई रास्ता भी नहीं है। कुछ ही महीने हो गए थे, मेरी एक जगह एंगेजमेंट हुई, बहुत कच्ची सोबराइटी थी मेरी। और दोस्तों, सबको खबर देकर मैं शाम को जब घर पहुंचा तो घर के लोगों ने बताया, अरे बोले एंगेजमेंट तो कैंसिल कर दिए। और दोस्तों बिल्कुल खड़े खड़े काँप रहा था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा खड़े खड़े काँप रहा था, मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। कैसा होगा, कैसा होगा, मैं तो अभी सबको पता कर आया हूँ और ये बोल रहे हैं कि क्या सगाई कैंसिल होगी, कितने लोग, बदनामी हो जाएगी मेरी, लोग क्या बोलेंगे। और उस वक्त में शराब पीना बहुत आसान चीज़ थी, बहुत कच्ची सोबराइटी थी मेरी, ज़्यादा महीने हुए ही नहीं थे। लेकिन क्या चीज़ थी कि मैं दारू नहीं पिया। अगर मैं ए में नहीं रहता 100% दारू पीता था, पर दारू पीने के विचार नहीं आए। कैसे अपने आप को कंट्रोल किया पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मैंने नहीं किया, कोई तो पावर था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग का ही पावर बोल दो कि उसने दारू पीने के विचार नहीं आने दी। नहीं तो मेरे जैसा शराबी के लिए तो एक बहाना बनता है छोटी छोटी चीज़ों का। और ये तो इतनी बड़ी बात थी कि मैं दिन भर सबको एंगेजमेंट की खबर देके घर में आ रहा हूँ और घर में सुन रहा हूँ कि एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। शादी से ही जुड़ा और एक मैटर था, तब मेरी 2 साल की सोबराइटी थी। 2 साल के बाद भी कुछ लोगों ने लड़की वालों को खबर दे दी कि अरे वो पी के पड़ा होगा करके। जिस बीच के आदमी ने रिश्ता लेकर आया था, बहुत दिनों तक उधर से कोई खबर नहीं आई, तो मैंने पूछा वो आए नहीं वो लोग, वो भड़क गया मेरे पे। बोले क्यों, बोले तूने ऐसा क्यों किया। बोला मैंने क्या किया, वो तो तेरे घर की तरफ आए थे बोले, और तू तो पी के पड़ा था बोले। और मैं 2 साल से ए में आ रहा था, 2 साल से मैं सोबर था, और उसके बावजूद लोगों का जो नज़रिया था मेरी तरफ देखने का नहीं बदला था। और मैंने कोई ढोल लगा रहा लेके खूब बताया भी नहीं ना किसी को कि मैं दारू से दूर हूँ, मैं ए में जा रहा हूँ।
ए ने साफ बताया ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 साल के बाद में भी मेरे जीवन में ये हादसा हुआ। ओल्ड टाइमरों ने यही बोला कि बोले तू अपनी सोबरिटी की तरफ ध्यान दे, ये चीज़ें जब अपने समय पे होने वाली है। और सही में दोस्तों, उसके कुछ ही दिनों के बाद में एक अनजान आदमी, आज उसका कोई अता पता नहीं है, कहाँ से कैसे आ गया, वो मेरी शादी जोड़ के चले गया, आज उसकी कानों कान खबर नहीं है। वो मैं खुद भी ताज्जुब में हूँ कि वो लोग मेरी जान का था ना पहचान का था, अचानक किसी रिश्तेदार को मिल गया, वो रिश्ता लेकर आ गया। आज मेरी बीवी और मेरा 13 सालों से संबंध चल रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे मिरेकल्स ए में होते हैं कि हम किसी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो ए में जो बताया जाता है कि आप भगवान का काम करो, दारू से दूर रहो, ए का प्रोग्राम प्रैक्टिस करो, भगवान आपका ख्याल बराबर करता है। अनगिनत चीज़ें इन 16 सालों में मैंने देखा। 2 साल के बाद में शादी हो गई, उसके बाद में बच्चे हुए। आज 11 साल की लड़की है, 5 साल का, अभी अक्टूबर में 5 साल का हो जाएंगे, लड़का है। मेरा जो काम धंधा था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। प्रोफेशन है, गुडविल रहता है, वो गुडविल पूरा ख़राब करके रख दिया था मैंने। शुरू होने के पहले ही ख़त्म था मैं। यानी जब मैं प्रोफेशन में गया तो फुल अल्कोहलिज्म लेके गया, दारू की बॉटल ही लेके गया मैं। तो प्रोफेशन जो था मेरा वो शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो गया था। तो ए में आने के बाद में मैंने बहुत ही खराब आर्थिक परिस्थितियाँ झेली है, और वो कुछ दिन नहीं, कई साल। ए के शुरुआत के 6, 7, 8 साल तक मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। आर्थिक फ्रंट पे मैं बहुत ज़बरदस्त जूझते रहा। लेकिन जो ए ने सिखाया था कि भाई भौतिकता के पीछे मत दौड़ो, यानी पैसा ज़रूर कमाना है, लेकिन पैसा कमाने की अंधी दौड़ में अगर तुम शामिल हो जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। और वही चीज़ें मैंने देखा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक गॉड गिफ्ट भी होता है किसी ने, कि मेरे अंदर में पैसों के मामले में जो ग्रिड रहती है वो बहुत ज़्यादा पहले से ही नहीं थी। हाँ, छोटे मोटे हेरा फेरी मैंने भी किया हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करता ही नहीं, किया ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ है मेरे हाथ से भी। लेकिन जो पैसों के मामले में बहुत बड़ी ग्रिड रहती है, लालच रहती है, वो पहले से ही नहीं थी। जबकि मैंने आर्थिक स्थिति के मामले में जो बोलते हैं कि बहुत बुरी तरीके से जो झेलना, वो मैंने अपने पिताजी के अल्कोहलिज्म से ही झेला हूँ, बचपन से ही झेला हूँ। लेकिन इतना पैसों के मामले में मैंने बुरे हाल झेलने के बावजूद पैसा कमाने की जो लालच की बात है, जो ग्रिड जो है, वो भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा मेरे अंदर में नहीं रही। हो सकता है कोई ना कोई अनामिक डर रहता है, नहीं यार गलत काम करेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे या किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसकी वजह से भी कभी कभी आदमी रुक जाता है। सेक्स के मामले में भी ऐसा ही होता है। हर आदमी के मन में विचार रहता है कि अपन इसको रखेंगे, उसको घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हर आदमी ये काम नहीं कर सकता ना। इस काम के लिए भी डेयरिंग लगती है, जूते खाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, बदनामी तो लगी ही लगी है, बदनामी तो लगी ही लगी है। तो ये जिगर वालों का ही काम है, ये हर एक का काम नहीं है। हम सोच सकते हैं, सिर्फ हर आदमी सोचता है, लेकिन करने की हिम्मत सब में नहीं रहती। तो हो सकता है कि ये जो डर है, ये डर भी कभी कभी हमको बचाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो सेक्स के मामले में हो या फिर लालच के मामले में हो, एक डर ने मुझे हमेशा बचाया। ए में आने के बाद में भी मैं लोगों के भी हाल देखा, कैसे लोग इजी मनी के चक्कर में फंस के शराब की तरफ में जा रहे हैं, सोबराइटी गंवा रहे हैं, या फिर कर्जे में फंस रहे, दारू नहीं पी रहे लेकिन कर्जे में फंस रहे। तो ये शुरू में ही अनुभव, और मैं ए में ही होने की वजह से निरंतर लोगों के टच में रहा, तो लोगों के अनुभवों से भी हम सीखते रहते हैं। तो वो जो बचपन से ही जो परेशानियां मैंने भोगी, चाहे आर्थिक हालातों से बोलो या और चीज़ों से बोलो, तो ये जो पेन इज द, पिछली बार शेयर किए, पेन इज द टचोस्टोन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ। यानी अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति अगर होनी है तो हमको कहीं तो भी दर्द पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो मैंने बचपन से ही वो दर्द पीड़ा बहुत अच्छे तरीके से झेली थी। शायद हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ी मजबूती आई हो। बाद में मुझे तकलीफ़ें नहीं गई, क्योंकि जब हम
बहुत ज़्यादा दर्द सहन करते हैं ना, तो वो दवा का काम करने लग जाता है। तो मेरे जीवन में भी ए में आने के बाद में आर्थिक फ्रंट पे तो मैं बहुत बुरे तरीके से मैं ए में झेला। शादी हो गई थी, बच्चे हो गए, और कमाई का उतना बराबर नहीं था जितना होना चाहिए था जिस हिसाब से। लेकिन कुछ चीज़ें जो है कंसेप्ट में आ गई थी कि ये करना है और ये नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालात ऐसे ख़राब आ गए थे कभी कभी कि जो प्रोफेशन था मेरा उसको छोड़ दूँ क्या, कुछ और कर लूँ क्या, ऐसी परिस्थितियाँ मेरी थी। लेकिन रोज़ एक ही मीटिंग में हमको एक होप एंड स्ट्रेंथ मिलती है, आशा और विश्वास मिलता है। जो सदस्य आते हैं वो बताते हैं कि हम भी ऐसे ही थे, आते रहो, धीरे धीरे सब ठीक होने वाला है, ये दिन भी निकल जाएंगे। आज अगर तकलीफ़ है तो ये तकलीफ़ भी निकल जाएंगी। तो कहीं तो भी ये चीज़ें बहुत काम में आती है। और सही में दोस्तों, धीरे धीरे मैंने देखा कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, वैसे ही मेरा काम धंधा भी धीरे धीरे ठीक हुआ। आज मैं कई ऑफर आए मुझे कि कोई बोले ऐसा तुम्हारे लिए कर देते हैं, कोई बोले वैसा तुम्हारे लिए कर देते हैं। लेकिन एक ईगो बोलिए उसको या आत्मसम्मान बोलिए कि वो मैं कभी उन चीज़ों में गया नहीं, और किसी की मदद लेने के लिए 10 बार सोचते रहा मैं। अपने पाँव पे खड़ा रहो, अपनी मेहनत से कमाओ और उसमें सुकून महसूस करो। ये जो मेरी आदत थी उसकी वजह से मैंने परेशानियाँ झेली, लेकिन मैं काम मांगने के लिए किसी के पास में गया नहीं, और कभी मैंने अपने आप को झुकने नहीं दिया। तकलीफ़ें होगी लेकिन मैंने कभी भी अपना जो सम्मान है वो नीचे झुकने नहीं दिया। और कहीं तो भी उसका ही नतीजा है दोस्तों, ईमानदारी से लोगों के काम करना, समय पे लोगों के काम करना, उससे ऑटोमेटिकली जो गया हुआ गुडविल है वो धीरे धीरे बनते चले जाता है। इधर ए का प्रोग्राम प्रैक्टिस शुरू ही है। जब हम अपने चरित्र की छानबीन करते हैं, अपने दोषों का पता करते हैं, उसमें भी पता चल ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि चरित्र के दोषों को पता कर चलने के बाद में हमको ये भी पता चल जाता है कि खतरा कहाँ है। चरित्र के दोष तो पता चल गए, अब ये खतरनाक कितने हैं और कब मुझे गड्ढे में डाल सकते हैं, ये भी हमको पता चलता है। और कहीं तो भी उसी की वजह से हमारी जो सोच है वो बदलती है। हम अपने आप को और गलत कामों में डालने से बचते हैं। अपने आप के बारे में पता चलता है, लोगों के बारे में पता चलता है। तो ये जो चेंज हमारी ज़िंदगी में आता है दोस्तों, इन कदमों के जरिए से, यही एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। तो 12वां कदम साफ तौर पे कहता है कि 1 से लेकर 11 कदम तक जब हम काम करते हैं तब हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आता है। तब हम अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं, तब हम अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू होता है हमारा। जैसा हम पहले थे बिल्कुल वैसे ही नहीं रह जाते, अलग तरीके से हमारा कुछ तो भी व्यवहार हो जाता है। और वो आज हम महसूस करते हैं। अभी कोरोना काल का तो उदाहरण था ही। उसके पहले मेरी कोरोना से पहले मेरी लड़की के बारे में मुझे पता चला। अभी 11 साल की है, उस वक्त वो मेरे ख्याल से 7 साल की थी। अचानक पता चला कि उसको ब्लैक बोर्ड का दिखता नहीं है, दूर का। तो फिर हमने उसका चेकअप किए तो उसमें पता चला कि 4-5 हज़ारों में एक ही बच्चा ऐसा होता है कि जिसका आई विजन कम होता है। और जो नर्व्स रहती है, नसें बचपन से ही खुली नहीं है बराबर, तो उसकी वजह से वो विजन बराबर नहीं। तो एक घबराहट थी कि यार अभी 7 ही साल की है, आगे पढ़ाई है, कैसे पढ़ाई होंगी। फिर और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसा अपना अल्कोहलिक लोगों का रहता है, रस्सी को सांप बनाने वाला। कैसा होगा, फिर इसकी शादी कैसी होगी कि नहीं होगी, तब तक कितना बड़ा ग्लास लग जाएगा। यानी 7 साल की उम्र में इतना बड़ा ग्लास है उसका, तो आगे में कितना ग्लास बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं तो भी मन में आती रहती है। लेकिन ए के मेंबर में एक खासियत वही है, यदि वो ए से जुड़ा हुआ है, फेलोशिप में है और प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहा है, तो यहाँ तुम्हारे डर का इलाज है। हर डर का, हर फियर का अगर कोई इलाज है तो वो है फेथ, श्रद्धा, विश्वास, जो इस मीटिंग के ही बदौलत हमको मिलता है। 2 साल के कोरोना लॉकडाउन में भी हमने ये चीज़ें महसूस की है। बाहर की दुनिया के लोगों को
जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, एक ए मेंबर को मुझे नहीं लगता कि उतनी झेलनी पड़ी होंगी। बड़े बड़े आसानी से उसने वो समय निकाला, मैंने खुद निकाला। 2 साल कोरोना में काम धंधे ठप, घर में ही पड़े हैं, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से ऑनलाइन मीटिंग आ गई, ज़ूम मीटिंग। ज़ूम है, ब्लू जीन्स है, भगवान ने काम ही दे दिया। वो तेरा पूरा 2 साल निकल गए, तो यही काम करते रहे, सुबह दोपहर शाम सेवा। लोग छोड़ ही नहीं रहे, अपन भी पड़े हुए हैं। मेरा बच्चा 2 साल का था और बहुत मार खाया उसने, क्योंकि वो बीच बीच में आ जाता था, जानबूझ के मुझे चिढ़ाने की कोशिश करता था और उसको मार कर भगाना पड़ता था, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते थे। वो रिकॉर्डिंग ठीक से हो करके मेरा बच्चा मार खाता था। लेकिन बाद में जब वो काम हो जाता था, सेटिस्फेक्शन होता था, फिर बच्चे को जो प्यार देना है वो देते थे। लेकिन वो 2 साल ऐसे ही निकल गए। तो जो लड़की का प्रॉब्लम था, ए का मेंबर होने की वजह से, ए के लोगों का एडवाइस साथ होने की वजह से उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा चिंता किया ही नहीं। और 2 साल के बाद कोरोना के जब मैंने उसकी जांच की तो उसके नंबर ही नहीं बढ़े, ये जबकि बहुत ताज्जुब वाली बात थी। तो और एक मजबूती आई, श्रद्धा आई कि जितना मैं सोच रहा था उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और जो होगा वो तो देखा जाएगा, डॉक्टर तो है ना। तो अभी फिर ये कोरोना के 2 साल के बाद में अभी और जो 2 साल गए, तो अभी थोड़ा सा इसका आधा पॉइंट या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा तनाव वाली और चिंता वाली बातें नहीं रहती, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति उसको वो कर देता है। लेकिन जब हम ए के प्रोग्राम को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो ये मिरेकल हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में आए, उनको रिएक्ट करने का, उनको देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। पिछले साल 30 नवंबर को अचानक दोस्तों एक मैसेज आया कि बोले आपके इलेक्ट्रिक बिल का प्रॉब्लम है, आपने भरा नहीं है, और बोले उसको अगर आपने पेड नहीं किया तो शाम को 7:30 बजे तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी। अब कुछ साल पहले ऐसे ही रात के समय में, शाम के समय में इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी, तो बहुत तकलीफ़ हुई थी। घर में बच्चे हैं, माँ है, बीवी है, तो आदमी थोड़ा सा तनाव में आता है। घर पहुंचने के बाद में मैंने उस कॉल पे कॉल किया और बहुत ही पोलाइटली, बहुत अच्छी हिंदी में उसने मुझे घुमाना शुरू कर दिया। हम अभी क्राइम पेट्रोल में भी देखा होंगे, उसको फिशिंग कहते हैं। फिशिंग यानी जाल बिछाना, उसमें जो फंस गया वो फंस गया, मैं भी फंस गया। बोला बिल तो भरा है, हाँ हाँ आपने बिल भरा है, बोले अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट करना पड़ेगा। अब मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये इस तरीके का कुछ है। मेरी बीवी सामने में, और वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उसने कर दिया अपना काम। फटाफट मेरे जो अकाउंट से मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं, वो पैसे कटने शुरू हो गए। थोड़ा अलर्ट हो गया, मैं ये क्या हो रहा है, बोला ये मेरे पैसे कट रहे हैं। अरे बोले चिंता मत करो, बोले तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे, बोले बस तुम ये जारी रखो, बोले। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद में, 5 मिनट के बाद में मुझे समझ में आ गया, तब तक 25,000 का चूना लग गया। अब मेरी स्थिति अभी भी ऐसी नहीं है कि मैं 25,000 का जो फटका है उसको आज सहन कर सकूं। मेरी बीवी सामने में ही खड़ी है, वो भी हट रहेगी, वो चिंता मत कर। लेकिन उन परिस्थितियों में भी देखो दोस्तों, ये इस प्रोग्राम की ताकत है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है कि उस वक्त मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। और मेरी 1 घंटे के बाद में नेपाल के झूम मीटिंग में एक शेयरिंग थी। 5 साढ़े 5 बजे ये हादसा हुआ और 6:45 बजे वहाँ शेयरिंग थी। वो 25,000 गए और मेरी हालत भी नहीं है उतना सहन करने की, लेकिन उसके बारे में मेरे मन में विचार नहीं आ रहे। मैं ये सोच रहा हूँ अब ये जो हो गया तो हो गया, ये एक्सेप्टेंस है जो ए के प्रोग्राम ने दिया है कि ये हो गया तो हो गया, अब इसको क्या रोते रहेंगे। तो बोला अभी 1 घंटे के बाद में जो मीटिंग है, अगर यही सर पे लेके बैठूंगा तो उस पर मैं शेयरिंग नहीं कर पाऊँगा, तो इसको जाने दो। मैंने अपनी बीवी को बोला जाने दो, बोला वो जो भी है वो बाद में देख लेंगे, कंप्लेंट करना है कर देंगे, चिंता मत करो। इतना नॉर्मल एक अल्कोहलिक रह सकता है? और मेरे जैसा जो 1-1 रुपये की अहमियत है उसको, वो 25,000 रुपये का लॉस सहन करेगा? तो कहीं तो भी ये हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है, हम अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। हमारा पहले जैसा हमारा व्यवहार नहीं होता। बड़ी से बड़ी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी विपत्तियों, आपत्तियों को, भावनात्मक उतार चढ़ाव को भी हम आसानी से जब हम सहन करने लग जाते हैं,
इसी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं। और ये हर इंसान लेता है एएमए, बस उसको मालूम नहीं है कि उसने ये लिया है। बहुत क्लियर तरीके से एक जगह लिखा है कि जो भी सवाल कर रहा है कि यार प्रोग्राम आध्यात्मिक बता रहे, हम तो इतने साल से एएमए आ रहे हैं, हमको तो कोई आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं आया, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने पास्ट में जाएंगे, चीज़ों को टटोलेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमको दिखेगा कि ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमने अनुभव किए हैं। और जिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, आध्यात्मिक जागृति की बात ये कह रही है, तो पहला कदम भी अगर हमने लिया है तो भी आध्यात्मिक जागृति आ गई है। जब हम अपने घमंड को छोड़कर ये मानने के लिए तैयार हो गए कि शराब ही पावरफुल है, अहम नहीं है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आध्यात्मिक जागृति है। और जैसे जैसे एक एक कदम पे हम काम करना शुरू होता है, हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन आता है, पूरी तरीके से जो बदलाव हमारे अंदर में आता है, वही आखिरकार 12वें कदम पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति कहिए। जब हम माफ़ी मांगना, माफ़ करना सीख रहे हैं, कहीं तो भी गलत चीज़ों से बचने की हमारे अंदर में अंदर से पावर आ जाती है। कई बार हमको दिखने लग जाता है कि कुछ तो भी गलत हो सकता है। 11वें कदम में लिखा है कि जब हम इन कदमों को प्रैक्टिस करते हैं तो हमको अंदेशे होने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, और हम कहीं तो भी वो काम से बच जाते हैं। ऐसी भी चीज़ें AA के मेंबर अनुभव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिस की है। जितना मैंने प्रैक्टिस किया वैसा मैंने बताने की कोशिश किया, जो भी मेरे अनुभव थे। बाकी मैं स्पिरिचुअलिटी के मामले में कोई तत्वचिंतक तो हूँ नहीं, एक अल्कोहलिक हूँ, आपके जैसा शराबी हूँ। जो भी मैंने अनुभव किया वो शेयर करने की कोशिश किया। आप लोगों ने बहुत ही शांति से सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू।